अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट में रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी तेज़ी से उतार चढ़ाव है कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल काफ़ी लंबे अरसे तक कुछ असरात पैदा कर रही है। क्या असरात हैं, इस पर भी बात करेंगे। और जो बैनुल-अक़वामी सरमायाकार है उसकी अदम दिलचस्पी क्यों है स्टॉक मार्केट में, और पहले था और बहुत लंबा अरसा बैनुल-अक़वामी सरमायाकार बैठा रहा स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके, लेकिन अचानक से जब निकलना शुरू हुआ पैसा तो फिर वो रुका नहीं। डॉलर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, पेट्रोल इस वक्त इंतहाई महंगा है, तिजारती खसारा 100.62% के करीब बढ़ चुका है। ये तमाम तर चीज़ें हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हुकूमत का ये मानना है कि उसकी मईशत की जानिब जो पॉलिसीज़ हैं वो दुरुस्त समत पर गामजन है। क्या हकीकी मानों में ऐसा है? क्योंकि आम आदमी के लिए जो सबसे बड़ा मसला वो है महंगाई, टैक्सेस का बोझ और पेट्रोल की कीमत, डॉलर की कीमत, बिजली के बिल, गैस के बिल। ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ आम आदमी पर ही नहीं बल्कि कारोबारी जो इस वक्त तमाम तर शोबे हैं उस पर भी असरअंदाज हो रही हैं, जिसमें इंडस्ट्री भी है, छोटा ताजर भी है, बड़ा ताजर भी है, मीडियम साइज ताजर भी है। हुकूमती कर्ज 11.5% बढ़ा है। हुकूमती कर्ज जब बढ़ता है तो यकीनी तौर पर उसके वापसी के लिए मईशत पर ही बोझ डलता है। ये तमाम तर चीज़ें इस पर आज बात करेंगे। राना एहसान अफजल खान माहिर माशियात हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ साथ नईम सिद्दीकी साहब माहिर इक़्तिसादियात हैं, हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। नईम साहब, पहले ज़रा स्टॉक मार्केट से शुरू करते हैं। सर, ये मुझे बताएं, रोज़ाना की बुनियाद पर ये गैर यकीनी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? सर देखें, स्टॉक मार्केट में अभी एक बबल आया पिछले, जैसे कोविड के बाद आपने देखा होगा कि मार्केट को बढ़ना शुरू हुई। पिछले साल अप्रैल से लेके मार्केट ने तेज़ी दिखाई और लोगों ने बड़े पैसे भी कमाए उसमें। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद ऐसे था मार्केट, और पिछले 3 महीने का अगर आप डेटा उठा के देंगे तो मार्केट में समझता हूँ कि मार्केट ने तो जो सरमायाकार है ना उनको तो तबाह बर्बाद ही कर दी। ऐसा ही मतलब एक मिसाल अगर मैं देता हूँ कि 660 रुपये में अगर NRL का शेयर आज 290 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और बाकी एस्कोल की भी मिसाल आपके सामने है। हम कहते थे कि टेक्नोलॉजी के शेयर जो हैं उनमें बड़ी वैल्यू बढ़ेगी, बड़ा अच्छा होगा, वो भी देखें। तो इस वक्त मार्केट, अब कल सीमेंट ने थोड़ा सा बेहतरी दिखाई, लेकिन आज सीमेंट सेक्टर फिर डाउन हो गया। तो ये जो अनप्लेजेंट और अनसर्टन सिचुएशन मार्केट की है ना, वो किसी तरफ भी सरमायाकारों को जाने नहीं दे रही। अब इश्यूज़ क्या हैं? इश्यूज़ पहले ये है कि आपकी जब मॉनेटरी पॉलिसी आई तो उस मॉनेटरी पॉलिसी में आपने मार्कअप जो है ना बढ़ा दिया, ठीक है, 0.25%। और दूसरा फैक्टर ये है कि आपका डॉलर 172 रुपये की एक बुलंद तरीन सतह पे चला गया। और तीसरा फैक्टर ये है कि फ़ॉरेन जो इन्वेस्टमेंट थी हमारी स्टॉक मार्केट में वो नहीं आई। और चौथा फैक्टर ये है कि हमारे जो लोकल भी जो सरमायाकार हैं उन्होंने मार्केट में अदम दिलचस्पी शो की। अब ये पहले 2 फैक्टर जो मैंने आपको बताए हैं कि एक तो जो मार्कअप बढ़ा तो उससे कंपनियों के ऊपर जिन्होंने लोन लिया होता है उनमें प्रेशर बढ़ जाता है, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। उनकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से उनके जो एक्सपेंडिचर है ना वो बढ़ा, जिसकी वजह से मार्केट हिट किया। इसके बाद जब ये दूसरा फैक्टर है जिसको आप डॉलर की अप्रिसिएशन की बात करें, उसमें ये हुआ कि इंपोर्ट का जितना भी रॉ मटेरियल था और इंपोर्ट जितना आइटम था वो सारा का सारा महंगा हो गया। उससे भी इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ी तो उसका भी अल्टीमेट इम्पैक्ट उसके जो शेयर्स की। अच्छा, मैं नईम साहब, आपने बड़ा डिटेल चीज़ बताई। अब मुझे 3 चीज़ें आप 2 हज़रात से जाननी है। मैं ज़रा राना साहब को भी इन कर लेता हूँ। जी जी राना साहब, बेरिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, साइडवेज, इन 3 ट्रेंड्स के दरमियान मार्केट चल रही होती है। जब साइडवेज पे चल रही होती है तो हम सुन रहे होते हैं कि मार्केट करेक्शन ले रही है। बेरिश ट्रेंड होता है तो हम समझते हैं कोई बुरी खबर आ गई, अफगानिस्तान का इशू हो गया, कोई ये हो गया, कुछ चेंजेस हो गए, पॉलिटिकल इशू हो गया या FATF वाला मामला हो गया, तो फ़ौरन बेरिश ट्रेंड आ गया और मार्केट गिरना शुरू हो गया। अब जब अच्छा ट्रेंड हम देख रहे होते हैं, बुलिश ट्रेंड देख रहे होते हैं, तो हमें ये बताया जा रहा होता है कि मार्केट में इस वक्त पूरी दुनिया में एक अच्छा स्कोप पैदा हुआ है, तो मार्केट में लोग आना शुरू हो गए और लोगों का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बहाल हुआ है। अब ये जो 3 ट्रेंड्स के दरमियान इस वक्त खड़ी है मार्केट, पर वो साबित ये करती है कि 48 तक गई तो लगता था 50 पे जाएगी, अब वापस 44 पे खड़ी है और एक जमूद सा तारी है 44,000 पे। मेरे ख्याल राना साहब की आवाज़ हमें नहीं पहुंच पा रही। अच्छा नईम साहब, आवाज आ रही है? जी जी, हेलो, राना साहब आ आवाज आ गए रही? आ गए आ गए सर, कहिए।
जी मैं कह रहा था असूली तौर पे जिन कंपनीज के शेयर ट्रेड हो रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है हकीकी मानों में वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इकोनॉमी जो है वो किस तरह का माहौल है, क्या वो कंपनीज ग्रो करेंगी, किस तरफ जाएंगी, तो उसके ऊपर मुनस्सर होना चाहिए कि स्टॉक्स आपके जो है स्टॉक मार्केट अप जाए या डाउन जाए बेस्ड ऑन कंपनी परफॉर्मेंस। लेकिन इसमें स्पेकुलेशन का भी फैक्टर आ जाता है। फिर आपका जो जो इंटरनेशनल, अगर अफगानिस्तान में किसी की सुई भी गिर गई है तो हम देखते हैं कि एकदम से पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट 500 पॉइंट गिरा देती है, बढ़ा देती है। तो इसकी वजूहात क्या होती है? एक तो देखें जो जो स्टॉक मार्केट की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी एक फैक्टर होता है कि अगर आपकी 2017 के अंदर 100 अरब डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी तो फिर इतने जो है वो छोटी छोटी चीजों से झटके नहीं पड़ते थे। आज आप आधे पे खड़े, तो जब आप आधे पे खड़े हैं और आपकी ट्रेडिंग भी कम हो रही है, यानी कि 300 मिलियन शेयर जो है वो डेली ट्रेड हो रहे हैं या उससे कम हो रहे हैं और पहले ये 500 मिलियन के ऊपर थे, तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है वॉलेटिलिटी के अंदर। दूसरा मैं समझता हूं कि जब आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवरऑल स्टॉक मार्केट की कम हो जाती है, फिर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो भी उसको इम्पैक्ट जो है वो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये भी देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं हो रहा। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी दो तीन चीजें हुई। एक देखें, हम इमर्जिंग मार्केट से हमें डाउनग्रेड किया मॉर्गन स्टैनली ने फ्रंटियर मार्केट के ऊपर, क्योंकि आपका वो लिक्विडिटी नहीं थी या आपका जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन उस लेवल पे नहीं थी जिस लेवल पे रिक्वायर्ड था। दूसरा, आपने फॉरेन इन्वेस्टर की बात की कि फॉरेन इन्वेस्टर क्यों नहीं दिलचस्पी ले रहा। देखें, फॉरेन इन्वेस्टर तब दिलचस्पी लेगा जब डॉलर स्टेबल होगा। अगर डॉलर आप 11-12% या 13% जो है उसको आप अप्रिशिएट कर देंगे तो देखिए यहाँ तो रुपए के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट होनी है, तो वो उसको जो वहां से लॉस होगा रुपए की डिवैल्यूएशन की वजह से वो ही नहीं कवर कर पाएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए तो आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी एक्सचेंज रेट के अंदर। और फिर आपको मैं समझता हूँ कि ओवरऑल एक आपकी जो इकोनॉमी है वो जब बूम की तरफ हो या नजर आ रहा हो कि अच्छी इंडिकेटर्स हैं सारे, तो फिर जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो उसमें इंटरेस्ट देगा। अभी देखें वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली जो है वो जो फोरकास्ट दी है इस साल के लिए वो 3.4। अच्छा राणा साहब, मैं चाहूंगा आउटलुक पे अभी नहीं जाते, आप आउटलुक वाली रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं जरा एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से वापस आऊंगा तो पहले तिजारती खसारे की बात होगी, उसके बाद जो आउटलुक रिपोर्ट है उस पर भी मैं बात करूंगा। ये आउटलुक रिपोर्ट क्या है, किसने जारी की है और उसके एदाद शुमार पाकिस्तान की मैशत के बारे में क्या बताते हैं, ये ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा था तिजारती खसारे की बात करेंगे। मैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में दोनों हजरात से समझूंगा। पहले राना साहब से ज़रा समझता हूँ, फिर नईम साहब आप तैयार रहें, आपके पास भी आता हूँ। राना साहब, सर तिजारती खसारा क्या है, कैसे बढ़ जाता है और कम किया जा सकता था जो नहीं हुआ? लेकिन तिजारती खसारा है कि आपने क्या गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट की और जो आपके पास पाकिस्तान में नहीं बनती या जिसकी जो पाकिस्तान में बनता है प्रोडक्ट जो आपने एक्सपोर्ट किया और क्या आपने इंपोर्ट किया। इसको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स को जो है उसको तिजारती खसारा कहते हैं। और जो पिछले ये जो पहला क्वार्टर जो अभी खत्म हुआ है जुलाई से सितंबर के अंदर, इसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल के बनिस्बत बढ़ी है। 5.5 बिलियन से आप 6.9 बिलियन के ऊपर की एक्सपोर्ट्स पे आ गए, जो कि 26% इंक्रीज है, जो कि एक अच्छी चीज है। लेकिन जो इंपोर्ट्स हैं वो आपकी तकरीबन 64% के करीब बढ़ी हैं, यानी कि 11 अरब यूएस डॉलर से वो 18 अरब यूएस डॉलर पे चले गई हैं। इसका यह मतलब है कि जो तजारती खसारा पिछले साल था 5.8 अरब का, वो तकरीबन 12 अरब यूएस डॉलर्स पे पहुंच गया है, यानी कि तकरीबन 100% इंक्रीज हुआ है। जिसका मतलब ये है कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो दुगनी स्पीड से भी ज्यादा से बढ़ रही हैं आपकी एक्सपोर्ट से। तो ये एक खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि अगर आप, यही वजह है कि आपके डॉलर के ऊपर प्रेशर आता है जब आपका तजारती, जो इसके अंदर सिर्फ जो सेवियर फैक्टर है वो आपकी रिमिटेंसेस हैं, जो आपको ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं जो पैसा भेजते हैं
अगर वो रिमिटेंसेज ना आती तो आज मैं समझता हूं हमारा एक तारीखी करंट अकाउंट डेफिसिट हम बनाने जा रहे होते, लेकिन इस साल के अंदर भी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि वो 1% ऑफ जीडीपी के ऊपर होगा, जो कि 2 से 3 अरब डॉलर होगा। अभी रजा बाकर साहब का ख्याल है कि ये 6.5 अरब डॉलर से 9 अरब डॉलर पे होगा, लेकिन जो मुख्तलिफ माहिर माशियात हैं वो इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये 13-14 अरब यूएस डॉलर तक जो है तजारती खसारा जा सकता है। अच्छा, जो कि एक मैं जिस खतरनाक चीज आउटलुक, होगी। राणा साहब जिस आउटलुक रिपोर्ट की आप बात कर रहे थे उसमें भी इसके खदशात जाहिर किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखें क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि आपकी जो इंपोर्ट्स आपने प्रिडिक्ट की थी कि 61 बिलियन यूएस डॉलर्स पे जाएंगी, वो आप ही के कुछ अदारे या डिपार्टमेंट्स महकमे कह रहे हैं कि ये 70 अरब यूएस डॉलर को क्रॉस कर जाएंगी, और जो हमें इंपोर्ट्स का ट्रेंड नजर आ रहा है वो इसी अच्छा तरह अच्छा, एक नजर आ रहा है। चीज लेकिन आज राणा की साहब, हकीकत क्या है? एक चीज और मैं आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। नईम साहब, इस हद तक थोड़ा सा आपका भी जवाब चाहूंगा, फिर मैं वापस जरा राणा साहब। देखिए, जैसे भी राणा साहब ने बताया कि ट्रेड डेफिसिट बड़ी सिंपल सी बात है कि आप जितनी गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं और कितनी आप इंपोर्ट करते तो हैं। उसमें तो बहुत अब गैप है। हमारा इशू Import ये हमारी है कि ज़्यादा है, हमारी exports कम है। हमारा जो अलमिया है ना, जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो भी इंपोर्ट बेस है, यानी कि हम बहुत सारा रॉ मटेरियल मंगवाते बहुत हैं सारा या रॉ चीज़ मटेरियल बनाते हैं बहुत सारी which is चीज़ें not हम cost मंगाते हैं effective, और फिर उसके फिर उसकी हम वैल्यू market एडिशन बना के हम बाहर भेजें। इसीलिए हमने देखा होगा कि पाकिस्तान की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकल के दूसरे मुल्कों में चली गई, इसी वजह से कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। अब ये पिछले आप देखें कि ओवर लास्ट 30 ईयर्स का अगर आप एनालिसिस निकालें तो ये ट्रेड डेफिसिट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये कम है, उसकी वजह ये है कि हुकूमत इस वक्त मुआशी महाज के ऊपर कोई काबिल ज़िक्र किरदार अदा नहीं कर रही। अच्छा, एक मिनट सर, यहीं आप रुके। राणा साहब, अगर नहीं कर पाई गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है दुरुस्त समत में जाना और तिजारती खसारे को कंट्रोल कर लेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हो जाएगा, डेफर्ड पेमेंट्स हमारा एक अलग मसला है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मसाइल थे जब असद उमर साहब आए थे, तो ये जो 2-3 चीजें जरा इस पर भी थोड़ा सा देखें। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आपको तिजारती खसारे को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें या एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आपको जो है कॉस्ट इफेक्टिव होना है, आपको बिजली डीजल पेट्रोल आपने उस कीमत सर पे देना है जो कि अच्छा, राणा competitive साहब सब्सिडीज नहीं दें और दे भी नहीं सकते, जो सिचुएशन है आईएमएफ उस पर कदगन लगाता है, फिर कैसे चीजें बेहतर कर सकते हैं? मैं आपको यही बता रहा हूं। देखिए, आप तिजारती खसारे की वजह से या करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से आपका जो डॉलर का रेट है वो बढ़ता जाता है, और आपका जो, क्योंकि आप आटा, चीनी, दालें, चाय, पेट्रोल, डीजल, कॉटन, फर्टिलाइजर, मशीनरी, लोहा सब इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उससे जो है वो एक कॉस्ट पुश जो है इन्फ्लेशन को वो जो है जन्म देता है, उससे आपकी महंगाई बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ती है तो जो आपने एक्सपोर्ट्स करनी है कॉस्ट इफेक्टिव होके वो आप नहीं कर पाते। तो अच्छा, हम एक विशियस साइकिल के ऊपर चल रहे हैं जिसको हमें रोकना पड़ेगा। रोकेंगे कैसे? देखिए, मैं समझता हूं कि हमें एक्सचेंज रेट फ्री फ्लोटिंग नहीं हमें करना होगा। हुकूमत को ये तासर देना कि जी ये मार्केट डिसाइड करेगी, तो जिस तरह की पाकिस्तानी मार्केट है और जिस तरह इसका साइज है, यहाँ तो छोटे छोटे शॉक्स जो हैं वो आपकी एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएशन उसके अंदर होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ आपको हुकूमत को ये तासर देना पड़ेगा कि डॉलर रुक क्या है, जहाँ रुकना है और उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। क्या रुकेगा? अच्छा राणा साहब एक चीज मुझे बताएं, नईम साहब आप भी और राणा साहब, क्या एक्सचेंज रेट फ्री फ्लोट पॉलिसी के तहत चल रहा है इस टाइम? इस वक्त तो वैसे ही चल रहा है, स्टेट बैंक इंटरवीन नहीं कर रहा, जबकि करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप जब तक अपना एक्सचेंज रेट को किसी लेवल पे कंट्रोल नहीं करेंगे, ना तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, ना आपका जो है इंपोर्ट जो है वो आपकी सस्ती होगी। अच्छा, अब जैसे अभी राणा साहब मैंने भी पहले ये कहा कि हम इंपोर्ट बेस एक्सपोर्ट करें ना, मतलब कबात हमारे पास नहीं है, और 15 बिलियन डॉलर की हम जो कॉटन रिलेटेड एक्सपोर्ट करते हैं, अब उसमें कितना रॉ मटेरियल बाहर जाता है, कॉटन कितनी बाहर से आती है। अब ये सारी अगर लॉन्ग टर्म पिछले 30 साल में हमारे जो इक़्तिसादी माहिरीन हैं और हमारी गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट भी थी, अगर वो 30 साल से सिर्फ इस बात पे काम कर लेती कि हमारा एग्रीकल्चर 26% ऑफ GDP हमारा एग्रीकल्चर, 3 तो चीज़ें हमारी हैं,
एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है और सर्विसेज तो वो है। तो कह रहे हैं ये हमारा agriculture टोटल को जीडीपी agriculture पे है, निसाब ये छोड़कर हमारा industry पे करें। देखें ये हमारा टोटल जीडीपी है। अब इसमें से 26% का जो आपका एग्रीकल्चर है उसका आपने सत्यानाश करके रख दिया। आज आप बातें करते हैं बीज सही नहीं है, आज आप कहते हैं गंदम में यील्ड नहीं है, आज आप कहते हैं शुगर बाइट से इम्पोर्ट। अल्लाह के बंदो, इतना बड़ा मुल्क है, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इतनी फर्टाइल लैंड है, यहाँ आप खाने की चीज़ें दालें इम्पोर्ट करना शुरू कर देंगे तो इस मुल्क के अवाम को आप क्या खिलाएंगे? हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहाँ से होगी? और जो जैसे ग्रेजुअली और अब काफ़ी तेज़ी से आप देखें 90% ऑफ ये जीडीपी आपके लोन है, ये कोई मजाक है सर? 60% से ऊपर तो वैसे ही रेड अलर्ट जारी होना शुरू हो जाता है। आप तो 90%, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि आप 100% और 100% से ऊपर अपनी जीडीपी के गेम जा रहे हैं? फिर आईएमएफ आपको कहता है बिजली बढ़ाओ, आईएमएफ आपको कहता है गैस बढ़ाओ। आप जब उसकी डिक्टेशन पे चल रहे हैं तो आप कॉस्ट इफेक्टिव अच्छा कैसे सर, होते एक हैं? ब्रेक पे तो जाना है, ब्रेक से वापस आऊंगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे भी बात करूंगा और जिस कर्ज की बात कर रहे हैं मैं ज़रा उस पर थोड़ी डिटेल बात करूंगा। जब कर्ज बढ़ते हैं मुल्क पर, चाहे वो बैरूनी कर्ज हो या फिर डोमेस्टिकली लिया गया कर्ज हो, वो जब बढ़ता है तो कितना असर पड़ता है। और जीडीपी की शरह जो गवर्नमेंट बता रही थी, वो बैन अल-अक़वामी जो मॉनिटरिंग के इदारे हैं वो नहीं बता रहे, उन्होंने उस आउटलुक रिपोर्ट में उसको कम बताया। क्यों बताया? वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कर्ज की बात की थी, जीडीपी की शरह की बात की थी, जिसके बारे में बैन अल-अक़वामी इदारे ये कहते हैं कि उतनी नहीं हो पाएगी जितनी पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है या फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट बता रही है। कितनी हो पाएगी और जीडीपी की शरह अगर कम होती है तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी ज़रा आज समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ दो हज़रात बैठे हैं। नईम साहब, पहले चलें, आपसे शुरू कर लेता हूँ। सर, हम अगर अचीव नहीं कर पाते जीडीपी की शरह 3 तक भी, जो हमारी 6 तक भी गई है, वो हम नहीं अचीव कर पाते, इसका क्या मतलब होता है सर? सर इसका मतलब ये है कि आपका एक तो पहले ये जैसे ट्रेड डेफिसिट आपका फ़र्क आया, उसके बाद आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन, आपके रेवेन्यूज़, आप ये सारी चीज़ें आपके मतलब, फिर आप जब आपकी टैक्स कलेक्शन में कमी, आपके खसारे बढ़ जाना, आपका बजट, उसके बाद आपका आईएमएफ को प्रेशर कि बिजली बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, टैक्सेस बढ़ा दो। अब वो ये कह रहे हैं कि आप जो 57 ट्रिलियन की बात हो रही है, ये आप 63 पे ले जाएं, 6.3 ट्रिलियन पे आप ले जाएं। अब देखें, जब आप 6300 अरब पे जाते हैं तो कहाँ से पैसा लाएंगे? पहली बात, बेसिक बुनियादी फ़र्क ये है कि गवर्नमेंट अभी तक ये फैसला नहीं कर सकी कि हमने टैक्स लेना किससे है। वो बार बार एक ही बात करती है, जो टैक्स दे रहे हैं उनसे ही टैक्स लेना है, जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे टैक्स नहीं लेना। फिर गवर्नमेंट के अंदर इतनी डिस्पैरिटी है इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ बिजनेसेस कि जिन बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है और उसमें जॉइंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है, और गवर्नमेंट और उस सरमायाकार का मुनासिब और बराबर का इंटरेस्ट जब तक नहीं होगा तो उस वक्त हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, आप जो कुछ कह रहे हैं, मेरा ये सवाल ये है, आप जो कुछ कह रहे हैं उस पर सरमायाकार के ट्रस्ट की, जहां से हमने आज प्रोग्राम शुरू किया था, बैरूनी सरमायाकार अपना ट्रस्ट खो चुका, फिर आपके पास रीजनल सरमायाकार की बात, हमारा अपना भी खो चुका, वो इसलिए खो चुका कि देखें इस वक्त मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हम लोगों का प्राइम जो मकसद है इस वक्त पाकिस्तान में वो ये होता है कि हम पैसा कमाएं। अब पैसा कमाने के लिए एक कैच-22 सिचुएशन होती है, जो आप अपना काम भी कर रहे होते हैं, पैसा भी कर रहे होते हैं, फिर टैक्स से भी अवॉइड कर रहे होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ताजरान भी हड़ताल कर रहे हैं, फिर सब कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट टैक्स। भाई गवर्नमेंट, मैं कहता हूँ कि बल्कि राना साहब इसको इंडोर्स करेंगे कि क्यों ना एक 3 दिन का एक मुल्क के जो टॉप नॉच किस्म के जो है इंडस्ट्रीज और जो इनके ट्रेडर्स उनको बुला के आप 3 दिन का एक सेमिनार करें, एक कॉन्फ्रेंस करें, उनको होटल में बंद कर दें और बैठ के निकलें, डिसीजन करें कि भाई हम ये लॉ लेके आ रहे हैं। इसमें मैं इस पे जरा राना साहब, सर मुझे एक मिनट देखिए, जो आप कह रहे हैं ना, मैं सर एक मिनट, हो सकता है नहीं सर, नहीं हो सकता, मैं आपको बता, अच्छा नहीं, चले मैं एक दिन राना साहब, जो बात नईम साहब कह रहे हैं,
मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स से, एफपीसीसीआई से, स्मॉल एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स से, ट्रेडर्स से सुन के थक गया हूँ कि हम जब भी कोई सिफारिशात देते हैं तो वो उस तरह से ना तो मानी जाती हैं, ना वो बजट में उसकी कोई अक्कासी देखी जाती है। अच्छा, दूसरी बात, मजमूई कर्जे जो अगस्त से 2020 से लेकर 2021 अगस्त तक के हैं वो 11.5% बढ़े, और जो बैरूनी कर्जा है सर वो भी 8% के करीब बढ़ा है। तो जो कर्जों की कुल हजम है हमारा वो 11.5% से बढ़ के 39,000 बिलियन पर चला गया है। तो क्या ये जीडीपी पर एक डैमेजिंग पार्ट नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल होगा, और इससे इसका बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट पड़ता है। आपने इससे पहले जो सवाल पूछा कि जो प्रोजेक्शन है जीडीपी ग्रोथ की, उसका क्या मतलब है कि वो 3.4 के ऊपर कर दिया गया है। देखिए, उसका ये मतलब है कि जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, वो मिला के जो है वो 3.5% से बढ़ेगा उनकी आउटपुट जो है। तो आपके मुल्क की जो आबादी का ग्रोथ रेट है वो 2 से 2.5% है। तो जिस मुल्क की आबादी इतनी तेजी से ग्रो करे और जॉब मार्केट में 2.5% से हर साल इजाफी जो है वो लेबर फोर्स आए, तो उसके लिए ये जो ग्रोथ है इसका मतलब है कि कोई भी जो नई जॉब क्रिएशन है वो ना होने के बराबर हो। ठीक। और ये जो तो ये बड़ा एक खतरनाक है। हमारे जैसा मुल्क जो है, जो कि अभी एक इमर्जिंग मुल्क है, डेवलपिंग जो है वो मुल्क है, उसके लिए जो ग्रोथ रेट है वो कम से कम 5, 6, 7, 8% होना चाहिए। अब देखिए, आपका जो हमसाया है इंडिया, उसकी जो वो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्शन की है वो 8.5% है या 8.3% है। तो ये ग्रोथ, हाई ग्रोथ लेना पाकिस्तान की जरूरत है, वाइटल है। अगर ये हम नहीं लेते तो हम और इस दलदल में, जो आप जिसको बता रहे हैं कि ये कर्जे का दलदल जो है, जिसके अंदर हम फंस चुके हैं, वो हम और फंसते जाएंगे। देखिए, अब या हम अगर ग्रोथ रेट अच्छी होती है और उसके साथ साथ जो है आप कर्ज भी लेते रहें, तो वो आपको महसूस नहीं होता। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ कम हो और कर्जे की ग्रोथ ज्यादा हो तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। और यही वजह है कि जो आपने पूछा कि हुकूमत क्यों नहीं जो है वो मुशावरत करती इंडस्ट्रियलिस्ट से, वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि जो अभी जो वसाइल है हुकूमत के पास कुछ है ही नहीं देने को इंडस्ट्री को। क्या वो बिजली सस्ती कर सकती है? क्या वो पेट्रोल की कीमतें सस्ती कर सकती हैं? क्या वो सब्सिडीज दे सकती है? क्या इतनी फिस्कल स्पेस मौजूद है हुकूमत के पास? तो आपको पता चलेगा नहीं मौजूद। वो आधी से ज्यादा फिस्कल स्पेस तो जो है वो आपके कर्जों ने ले ली, उनकी डेट सर्विसिंग ने ले ली, फिर आपकी जो है वो मिलिट्री स्पेंडिंग है। तो हुकूमत के पास जो है अवाम के ऊपर खर्चने को, तो वो तो उधार पे चल रहा है सारा काम। तो ये सारी चीजें चले आप राना करा साहब, के मुझे दो, चूंकि वक्त की कमी में आप 2 हज़रात से एक एक सवाल और करूंगा। नईम साहब, जो बात राना साहब कह रहे हैं इसमें थोड़ा सा ऐड ये कर दें कि क्या जीडीपी की जब शरह गिर रही होती है तो उस पर आवाम पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है? बिल्कुल ऑब्वियसली। देखिए, अब बेसिकली मैं तो थोड़ा सा डिफर करता हूँ ये जीडीपी की कैलकुलेशन के ऊपर कि जिन मुल्कों की आबादी कम है उनकी जीडीपी बेहतर है, हमारे जैसे मुल्कों की आबादी ज़्यादा है, वैसे इनकम है नहीं। हम तो उस फेज़ में हैं जिनकी आबादी भी बढ़ रही है और इनकम भी कम हो रही है, मतलब डबल इम्पैक्ट हम पे आ रहा है। तो लाजमी बात है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बिजनेसमैन जो है डिप्रेस होगा। जब जैसे राना साहब ने कहा कि आपके बिजली की कीमत कम कर दें, गैस की, तो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो चाबी तो उनके पास है। तो बेसिकली सर एक ही बात है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा काम किया जाए रेवोल्यूशनरी, कि जिसमें जैसे हमारे को 100-200 मिनिस्टर हैं इनको कम किया जाए, हमारे खर्चे कम हो, हमारी इनकम बढ़े, एक ही तरीके से टू अर्न डॉलर एंड डॉलर। राना साहब, सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका बोझ बढ़ने से क्या इसी को रेवेन्यू समझते रहेंगे हम? देखिए, अभी तक तो पाकिस्तान जो है वो यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के नहीं ऊपर साहब ने आहिस्ता से कहा कि तबाही। जी जी राना साहब, मैंने कहा अभी तो हम सेल टैक्स के ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। हाँ। और जो सेल टैक्स है वो गरीब के ऊपर ज्यादा है और अमीर के ऊपर कम है। और जब तक ये रहेगा तो गरीब के ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो ज्यादा रहेगा। तो हमें जो है वो डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर हमें
जो है वो तवज्जो देनी होगी और हुकूमत को इसके ऊपर इनकम टैक्स के ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब हुकूमत जो है वो इनको जिस तरह ताजर हजरात हो गए जो टैक्स नेट से बाहर हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया उनको लेके आएगी। लेकिन अच्छा सर, माजरत के हुकूमत साथ ने राना रास्ता साहब, अपनाया इसको है इंशाल्लाह जी। मैं चाहूँगा इस पे एक और प्रोग्राम कर लेते हैं। नईम साहब से भी एग्री करते हैं, टैक्सेशन वाले मामले पे टैक्स रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।